अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है CPC 1908 का हम समन का देखेंगे। इसमें हम सेक्शन 27 से लेकर 32 तक पढ़ेंगे और फिर ऑर्डर 5 रूल 1 से लेकर 10 तक रूल 10 तक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन समन को देख ले। समन क्या होता है? समन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोर्ट अपनी तरफ से इशू करती है डिफेंडेंट के लिए या विटनेस के लिए या बाज़ औक़ात जो है प्लेंटिफ के लिए इशू करती है ताकि वो कोर्ट में हाजिर हो। ठीक है, तो या कोर्ट जो है कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मांग रही होती है तब भी इशू करती है, या डिफेंडेंट को अपना यानी रिटन स्टेटमेंट जमा करने के लिए जब इशू करती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेक्शन 27 क्या कहता है। सेक्शन 27 कहता है समन टू डिफेंडेंट। समन्स टू डिफेंडेंट है सेक्शन 27, जिसमें क्या होगा कि डिफेंडेंट को समन भेजा जाएगा जैसे जैसे इशू दायर हो जाता है तो समन इशू कर दिया जाएगा डिफेंडेंट के नाम पे विद इन 15 डेज़। ठीक है, विद इन 15 डेज़ उसको कहा जाएगा कि वो कोर्ट में अपीयर हो और आंसर दे जो कि उसके ख़िलाफ़ दावा हुआ है। सेक्शन 28 में कहता है सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट रिसाइड इन अनदर प्रोविंस। दूसरे प्रोवेंस में रहता है डिफेंडेंट, तो तब क्या होगा? यानी कि दूसरे प्रोवेंस में रहता है तो इसमें यानी कि समन जो कोर्ट होगी जिसके पास वो दावा हो, जो दावा दायर किया गया हो, तो वो जो प्रोवेंस है वो अगर दूसरे प्रोवेंस को अगर समन भेजेगी जहाँ पर वो डिफेंडेंट यहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो कोर्ट है वो यहाँ इस प्रोवेंस की कोर्ट को समन भेज देगी। फिर ये वाली कोर्ट जो होगी तो वो उसको उसी तरह ही उसी मैनर से जो प्रिस्क्राइब किया गया है उस डिफेंडेंट को समन भेज देगी। समन जब वापस आएगा तो वो रीज़न रिकॉर्ड करके वो वही समन दोबारा इस प्रोविंस के कोर्ट को भेज दिया जाएगा। ठीक है, फिर सेक्शन जो है 29 यानी कि सर्विस ऑफ समन ऑफ फॉरेन समन। ठीक है, सर्विस ऑफ फॉरेन समन। यहाँ पर क्या होगा कि समन अगर इशू करना है किसी भी सिविल या रेवेन्यू कोर्ट ने, यानी कि सिविल या रेवेन्यू कोर्ट ने समन इशू करना है तो वो उसको उसी तरह ही सेंड करेगी जिस तरह अगर उसने अपना समन सेंड करना होता। ठीक है, तो इसमें दूसरा यानी कि इसकी प्रोविज़न में क्या बताया हुआ है कि ये जो कोर्ट होगी उस समन को उसी तरह ही सेंड करेगी जिस तरह उनको ऑथोराइज़ किया गया है फेडरल या प्रोविजनल गवर्नमेंट ने, और नोटिफिकेशन के ज़रिए यानी ऑफिशियल गज़ेटी के अंदर जो नोटिफिकेशन होती है उसके ज़रिए, तो वो उसको उसी तरह ही समन जो फॉरेन समन होगा उसको उसी तरह ही सेंड कर दिया जाएगा। फिर सेक्शन 30 आ जाता है जिसमें कहता है पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी और द लाइक। डिस्कवरी यानी कि इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाते हैं या मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो भी होता है। ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं। इसमें कहता है कोर्ट किसी भी टाइम पे अपने खुद मतलब या खुद इट्स ओन मोशन या एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी या किसी पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर समन भेजेगी, जिसमें क्या होगा कि उसको पहले कहता है कि वो इंटरोगेटरीज यानी कि जो कि जितने भी मैटर रिलेटेड थे, जितने भी मैटर था उस दावे में, वो उससे उसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हो या उसने सवालात आंसरिंग ऑफ इंटरोगेटरीज या कोई सवालात देने हैं। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो समन भेजेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड या मटेरियल ऑब्जेक्ट। बी में कहता है इशू समन टू पर्सन हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड आइदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ जो है कोर्ट क्या करेगी? ऑर्डर देगी, समन भेजेगी कि किसी भी पर्सन के अटेंडेंस ज़रूरी हो एविडेंस देने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट जिसके डॉक्यूमेंट के ऊपर दावा किया गया हो तो उसको बुलाने के लिए। विटनेस यहाँ पे यानी कोई भी पर्सन है जिसको एविडेंस देनी है। ठीक है, एविडेंस देनी है, EVIDENCE एविडेंस, या जो है कोई डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं उसने। ठीक है, या कोई अदर ऑब्जेक्ट। सी में देख लें कि ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव बाय एफिडेविट, या उसने कोई फैक्ट को प्रूव करना है एफिडेविट के ज़रिए, यानी कि कोई फैक्ट वो बता रहा है लेकिन एफिडेविट नहीं दिया हुआ और उसने एफिडेविट देना है, तो इस वजह से कोर्ट सेक्शन 30 के अंदर उसको समन करेगी। ठीक है,
फिर नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 जो है रिलेट करता है समन टू विटनेस। विटनेस को बुलाया जाएगा इसके अंदर। इसके ऊपर क्या होगा, विटनेस को उसी तरह ही बुलाया जाएगा जो कि सेक्शन 27, 28, 29 में डिफेंडेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी कि वो आए, कोर्ट में एविडेंस दे, या कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो तो वो डॉक्यूमेंट्स दे, ठीक है। फिर सेक्शन 32 जो है इसमें कहता है पेनल्टी, अगर वो ना है उसको क्या सज़ा मिलेगी, पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें कोर्ट जो है कंपल करेगी किसी भी पर्सन को कि वो अपीयर हो। अगर वो अपीयर नहीं होता सेक्शन 30 के अंदर तो फिर उसके ख़िलाफ़ एक वारंट इशू कर दिया जाएगा, अरेस्ट वारंट। अगर अरेस्ट वारंट इशू किया जाएगा या उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी या सेल कर दी जाएगी उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अटैच यानी कि कोर्ट अपने कब्ज़े में ले लेगी और उसको फिर क्या कर देगी, या उसको फिर बेच भी सकती है। अगर वो फिर भी अपीयर ना हो अटैचमेंट के बाद भी तो उसको बेच सकती है। फिर थर्ड क्या है कि उसके ऊपर 2000 का फ़ाइन, 2000 रुपीज़ का फ़ाइन भी डाला जा सकता है, ठीक है। कोर्ट डाल सकती है अगर वो अपीयर ना हो। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर कर, या उसको ऐसा ऑर्डर कर सकती है, उसको कह सकती है कि वो अपनी सिक्योरिटी दे कोर्ट में कि वो अगले डेट पे हाज़िर होगा, यानी कि सिक्योरिटी उसके मांग रही है। और अगर वो सिक्योरिटी अगर वो फिर भी अपीयर ना हो तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसको प्रिजन में भी डाला जा सकता है, यानी कि जो प्रिजन होगी तो वो सिविल प्रिजन होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम ऑर्डर पे चले जाते हैं। ऑर्डर 5 रूल 1। ऑर्डर 5 है, ठीक है। समन, सबसे पहले जो है इशू ऑफ समन जो कि रूल 1, रूल 1 से रूल 10 तक है। और फिर मोड ऑफ समन जो है वो रूल 10 से फर्दर मोड जितने भी रूल्स हैं वो उसमें है, ठीक है। सबसे पहले हम रूल 1 देख लेते हैं। रूल 1 कहता है समन, समन क्या होता है कि जहाँ पर कोई व्हेन अ सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, जहाँ पर कोई सूट दायर किया जाए तो कोर्ट डिफेंडेंट को समन भेजेगी कि वो कोर्ट में अपीयर हो और आंसर दे जो कि उसके ख़िलाफ़ क्लेम किए गए हैं, ठीक है। यानी कि उसके ख़िलाफ़ जो दावा किया गया है उसके आंसर दे वो कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर प्रोविज़न में कहता है कि कोई भी समन नहीं भेजा जाएगा अगर डिफेंडेंट जो है जिस दिन अगर प्लेन दायर किया गया हो वो उसी दिन कोर्ट में अपीयर हो जाए और वो जितने भी प्लेंटिफ ने क्लेम्स किए गए हैं और वो सारे एडमिट कर दें कि हाँ मैंने ये काम किया है, ठीक है। तो फिर उसको समन नहीं भेजा जाएगा, प्रोविज़न में ये कहता है। इसके जो सब रूल 2 में कहता है कि डिफेंडेंट टू वूम समन हैज़ बीन इशू अंडर सब रूल 1 में अपीयर, यानी कि जब समन डिफेंडेंट को भेज दिया जाए तो कौन लोग कोर्ट में अपीयर होंगे। तो सबसे पहले कहता है इन पर्सन, वो पर्सन खुद अपीयर हो या उसका जो प्लीडर हो वो कोर्ट में हाजिर हो जाए, ठीक है। यानी कि वो आंसर दे उस सूट के बारे में जो कि मटेरियल क्वेश्चन है, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट दे, ठीक है। फिर इसके सी जो कहता है कि या वकील बाय प्लीडर, प्लीडर वकील को कहते हैं, वकील खुद हाजिर हो जाए और या उसके साथ वकील हाजिर हो, उसके साथ कुछ ऐसे लोग हो जो कि आंसर दें, ठीक है, उन क्वेश्चंस का जो प्लेंटिफ ने अपने दावे में किए हैं। फिर इसका जो थर्ड सब सेक्शन 3 है, सबसे सब रूल 3 है, सॉरी, ठीक है। रूल 1 का सब रूल 3 है। ये कहता है कि समन जब भेजा जाएगा उस पे लाजमी जज के साइन होने चाहिए और कोर्ट की सील होनी चाहिए, ठीक है। जज या कोई भी ऑफिसर जो कि अपॉइंट किया गया है उस कोर्ट में तो वो साइन होने चाहिए और साथ में उसकी सील भी होनी चाहिए, यानी कि मोहर होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट इसका रूल 2 देख लेते हैं। कॉपी ऑफ स्टेटमेंट एनेक्स टू समन। कॉपी ऑफ स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे प्लेंट की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि प्लेंट जो दायर किया गया था समन के साथ उसकी कॉपी भी भेजी जाएगी, ठीक है। रूल 3 देखते हैं। कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट या जो है प्लेंटिफ को बुला सकता है टू अपीयर इन पर्सन, ठीक है।
यहाँ पर क्या होगा, कोर्ट जो है, जब कोर्ट को लगे कि अभी प्लेंटिफ को इन पर्सन यानी कि पर्सनली ख़ुद आना चाहिए, वकील मतलब वकील उनका हाजिर होता है हर डेट पे, तो कोर्ट को लगे कि उसको डिफेंडेंट को ख़ुद आना चाहिए, तो फिर यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर देगी, समन भेजेगी कि इस डेट पे डिफेंडेंट इन पर्सन यानी ख़ुद हाजिर हो कोर्ट में, और वो डेट भी स्पेसिफाई कर दी जाएगी। जहाँ पर कोर्ट के लगे कि प्लेंटिफ को ख़ुद आना चाहिए कोर्ट में, तो फिर क्या होगा, कोर्ट यहाँ पर उसको पर्सनल समन भेजेगी कि वो इन पर्सनली ख़ुद अपीयर हो कोर्ट में। ठीक है। फिर रूल 4 कहता है कि नो पार्टी टू बी ऑर्डर to appear in person अनलेस रिसाइड विद इन सर्टन लिमिट। यहाँ पे कहता है कोई किसी भी पार्टी को ये पर्सनली अपीयर होने के लिए नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन कुछ लिमिट्स के अंदर। मतलब वो क्या है, कहता है कि अगर वो पार्टी जो है वो कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की लोकल लिमिट में ही रहती हो तो पार्टी को इन पर्सन नहीं बुलाया जाएगा। या जो है विदाउट लिमिट है, यानी कि उसका जो रास्ता हो घर से वो 50 to 200 माइल्स तक होना चाहिए, यानी इसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इतना। मतलब ये 50 to 200 माइल्स तक अगर हो तो तब भी कोर्ट उसको पर्सनली अपीयर नहीं कर सकती, उसकी जगह उसका वकील भी हाजिर हो सकता है। ठीक है। या कोई एजेंट भी हाजिर होता है, जैसे रूल ऑर्डर 3 में है। ठीक है। फिर रूल 5 में कहता है कि समन टू बी आइदर टू सेटल इश्यूज और फॉर फाइनल डिस्पोजल, यानी कंटेंट ऑफ समन क्या होंगी कि ये रूल 5 रिलेट करता है कंटेंट ऑफ समन से, जिसमें जो है कोर्ट क्या करेगी कि या तो जो समन भेजेगी तो इश्यूज सेटल करने के लिए, या दूसरा जो दूसरी किस उस पे बेच सकती है, फाइनल डिस्पोजल, यानी कि ख़त्मी फ़ैसला करने के लिए किसी केस में। यहाँ पर क्या कहता है कि कोर्ट जो है समन भेजेगी पार्टीज़ को कि या वो इश्यूज से सेटल कर रही है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, या ख़त्मी फ़ैसला कर रही है, तो फिर कोर्ट यहाँ पर उनको समन भेजेगी। ठीक है। फिर रूल 6 में कहता है कि फ़िक्सिंग डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। फ़िक्सिंग डेट, यहाँ पर डिफेंडेंट को जब समन भेजा जाएगा तो उसमें डिफेंडेंट जहाँ पर रहता है उसका उसके प्लेस भी होगा। ठीक है। प्लेस जहाँ पर वो रहता है डिफेंडेंट, फिर उसमें जो है डेट भी डाल दी जाएगी, डेट या डे जो भी है। ठीक है। डेट या डे जिस दिन उसने अपीयर होना है, और सफिशेंट टाइम बता दिया जाएगा कि इस सफिशेंट टाइम में वो कोर्ट में अपीयर हो और वो आंसर दे। ठीक है। फिर रूल 7 कहता है समन टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन बाय हिम। ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है डिफेंडेंट से, या रूल 7 के अंदर, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिफेंडेंट जो है रिलाई कर रहा है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को मांगने के लिए कोर्ट उसको समन करेगी रूल 7 के अंदर कि वो कोर्ट में हाजिर हो और वो डॉक्यूमेंट्स दे जिसके ऊपर वो रिलाई कर रहा है। फिर रूल 8 देख लेते हैं कि ऑन इशू ऑफ समन फॉर फाइनल डिस्पोजल डिफेंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज विटनेस, यानी कि जहाँ पर फाइनल फैसला करना है, फाइनल डिस्पोजल करना है, यानी कि ख़त्मी फ़ैसला करना है, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, डिफेंडेंट को समन भेजेगी कि वो ख़ुद भी अपीयर हो और साथ में अपने विटनेसेस को भी लेकर आए। यहाँ पर पहले उस डिफेंडेंट को डॉक्यूमेंट्स का कहा गया है 7 के अंदर, लेकिन 8 के अंदर उसको उसके विटनेसेस का कहा गया है जिनके ऊपर वो रिलाई कर रहा है। ठीक है। वो जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर रूल 9 देख लेते हैं। इसमें कहता है डिलीवरी और ट्रांसमिशन ऑफ समन फॉर सर्विस, यानी कि समन की डिलीवरी कैसे होगी और कैसे पहुंचाया जाएगा। फोर सर्विस सबसे पहले इसमें कहता है कि जो 1 के अंदर कहता है सेंड बाय प्रॉपर ऑफिसर, जो कि प्रॉपर ऑफिसर जो कोर्ट अपॉइंट करती है, हर एक कोर्ट में होते हैं प्रॉपर ऑफिसर जो कि समन सेंड करते हैं, उनको दिया जाएगा। ठीक है। तो वो समन भेजेगी, डिफेंडेंट को देगी, जहाँ पर जो है या सेंड किया जाएगा पोस्ट के ज़रिए, पोस्ट के ज़रिए जैसे किया जाता है। ठीक है। पोस्ट के ज़रिए सेंड किया जाएगा, या कोई और मैनर अगर कोर्ट ने डायरेक्ट किया
किया हो उसके ज़रिए सेंड कर दिया जाएगा। और फिर वो समन जब जाएगा डिफेंडेंट के पास, डिफेंडेंट से साइन वगैरह लेके, वो जो प्रॉपर ऑफिसर जिसको ऑथोराइज़ किया गया है वो साइन वगैरह लेगा, फिर उस विद इन 15 डेज़ वो समन वापस कोर्ट में लेकर आएगा। ठीक है। फिर रूल 10 के अंदर आ जाते हैं कि कहता है मोड ऑफ सर्विस। यहाँ पर यही बात कह दी है कि जो समन सर्व किया जाएगा उसके साथ कॉपी ऑफ प्लेन भी होगी, और वहाँ उसके ऊपर जज के साइन भी होंगे, या जो ऑफिसर जज की जगह पे है, जो उसके बिहाफ पे अपॉइंट किया गया है, उसके साइन होंगे, और साइन और सील भी होगा। यानी कि जो जैसे हमने पीछे सेक्शन में पढ़ा है ना, तो वो इसी तरह इसमें भी है कि मोड ऑफ सर्विस में क्या होगा कि जज के साइन होंगे, उसकी सील होंगे उस समन के ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।